जाने कि भाई ये वाकई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करते हैं, यदि कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व है जिन्हें हमें जिनका नहीं पता। तो एक साइंटिस्ट था जैन बैप्टिस्टा वैन हेलमोंट 1648 में, उसने ना एक प्लांट है उसका नाम है विलो प्लांट। तो विलो प्लांट को जो है ना उसने वजन किया, जमीन में लगाने से पहले उसने एक बड़ा सा गमला लिया था, उसमें 200 पाउंड की मट्टी थी। मट्टी कितनी थी? सॉइल सॉइल 200 पाउंड की थी। और जो पौधा था वो खुद 5 पाउंड का था। 5 पाउंड का पौधा उसने 200 पाउंड के सॉइल में लगा दिया और रोज उसकी देखभाल करता था। 4 साल पे उसने ना वजन किया। 4 साल के बाद पौधे का दोबारा वजन किया तो वो 5 पाउंड से बढ़ के 169 पाउंड हो गया था पौधे का वजन। लेकिन जब उसने सॉइल का वजन किया ना तो हैरत अंगेज तौर पे सॉइल जो है उतना ही था। 200 पाउंड का उसने लिया था 4 साल पहले, 4 साल के बाद भी सॉइल उतने ही वजन का था। वजन किसका बढ़ा? पौधे का बढ़ा। पौधे का वजन कैसे बढ़ा? पौधे ने कार्बोहाइड्रेट बनाया और उसको अपने दूध के लिए यूज किया तो वो बड़ा बढ़ता चला गया, 5 पाउंड से 169 पाउंड का हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो है ना कार्बोहाइड्रेट को कैरी ऑन करता है। सादा सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन ये हमें साबित कर रहा है। ये देखिए ये हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखें। अभी मैंने इस पे क्या एरो क्लिक किया है ये तो आपको पता ही नहीं, आपने पिछली स्लाइडों में देखना पाया होगा। अब ये देखें क्या है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस द बोथ bark and root came from water and carbon dioxide। सबको पता है कि रूट्स ही जो है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब इस सनलाइट है इक्वेशन में और ये क्या है? एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये सनलाइट जो कैप्चर कर रहा है ग्रीन लीव्स, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल मौजूद है जो एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा अब देखें, अब मैंने इसको लीव डाल दिया यहाँ पे। अब लीव में भी वही रिएक्शन है, तो आसान ये समझ में आ रहा होगा कि लीव के अंदर जो है क्लोरोफिल हमने कहा ना एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, प्लांट्स इन एक्शन फोटोसिंथेसिस, ये वाली पिक्चर आप पहले भी मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी दिया है। ये सादा सा डायग्राम है जो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है याद रखने में मदद देगी। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमने क्या कहा कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट यूजेस द सन्स एनर्जी टू मेक सिंपल शुगर्स। तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस इसका आंसर है। अब फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि ग्रीन प्लांट होना जरूरी है। ग्रीन प्लांट में ऐसी क्या खास बात है कि ग्रीन प्लांट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा? तो ग्रीन प्लांट में हम सबको पता है ग्रीन प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल क्या चीज है? क्लोरोफिल असल में एक पिगमेंट है। पिगमेंट का सादा सा मतलब कलर होता है, लेकिन हम उसको पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट, क्योंकि इसमें लाइट है, इसमें कलर जो नॉन लिविंग के लिए आता है, ये पिगमेंट कहलाता है। ये पिगमेंट क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को, क्योंकि आपको पता है सारे मटेरियल जितनी भी चीजें हमारे अराउंड है सबके अंदर पोटेंशियल नहीं है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। अगर एक गिलास पानी का गिलास और एक लकड़ी का टुकड़ा में धूप में रख दूं तो आपको पता है कि गिलास गर्म हो जाएगा, वो उसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, और वुड जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं किया करेगा तो वो गर्म नहीं होगा। तो इसी तरह से क्लोरोफिल जो है ना वो एब्जॉर्बिंग पावर रखता है। अच्छा, तो ये कहाँ होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ऑर्गेनल में होता है। ऑर्गेनल आपको याद होगा सेल में हमने पढ़ा था, ऑर्गेनल वो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, वो अलग से मेम्ब्रेन में बाउंड की जाती हैं। क्यों अलग से मेम्ब्रेन में बाउंडेड होती है? क्योंकि उनको बहुत स्पेशल काम करना होता है, इस वजह से उनको खास तौर पे एक पैकिंग मटेरियल दिया जाता है, और वो पैकिंग मटेरियल क्या है? ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। तो देखिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपका ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर क्या कलर है, क्या पिगमेंट है? क्लोरोफिल है।
तो ये मैंने थोड़ा सा ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये क्लोरोप्लास्ट होता है और ये लीफ में होता है। यहाँ पे असल में हमें जो नेकेड आई से यहाँ पे दिख रहा है, ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये दोनों। अच्छा, ये डायग्राम बनाना तो नहीं होता, लेकिन आपको ये डिफरेंस इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंस है कि आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है। इस ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। अच्छा, ये इसकी भी एक अलग से मैंने पिक्चर डाल दी है ऐसे ही ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा, ये भी ऐसे ही पिक्चर है। अच्छा, प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन कलर से। तो ये जो ग्रीन कलर जो है लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन में लीव्स के अंदर जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो हमारे लिए ऑक्सीजन भी बना रहे हैं, आपको पता है। ऑक्सीजन ऑल्दो के बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये हमारे लिए तो लाइफ है, यही ऑक्सीजन हमें सप्लाई करता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा, एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी दैट इज ग्लूकोज, यही तो है ना फोटोसिंथेसिस। इन अदर वर्ड्स कि फोटोसिंथेसिस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। किस लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को, टू मेक केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या, ग्लूकोज यहाँ पे इस खास एग्जाम्पल में ग्लूकोज है। अच्छा, ग्लूकोज में मुझे ये लाइट क्लोरोफिल ही करता है, तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स व्हाइट कलर में होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, देखिए ROYGBI, ये सारे कलर्स हैं जो व्हाइट लाइट में सूरज की रोशनी में मौजूद होते हैं। इसमें हर लेटर जो है कहते एक कलर को इंडिकेट कर रहा है, जैसे R है रेड, वो ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्राउन, ब्राउन है, I इंडिगो है और B वायलेट है। क्लोरोफिल जो हम कहते हैं ना, अब हम थोड़ा सा डिटेल में फोटोसिंथेसिस को देखने जा रहे हैं, तो हम आज ये जानेंगे कि क्लोरोफिल जो है ना असल में दो तरह का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए स्मॉल ए लिखेंगे तो वो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और स्मॉल बी लिखेंगे तो क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ये जरूर करना है क्योंकि ये इनका एब्रिविएशन है स्मॉल लेटर में, कैपिटल में लिखेंगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं कि ये मेन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी जो है एसेसरी पिगमेंट्स है। एसेसरी का मतलब क्या, यानी कि इतना एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल कौन है, क्लोरोफिल ए है। अच्छा, these pigments absorb all light but green, these pigments absorb all wavelengths but green। तब ये जनरल क्या करते हैं कि हम why do we see green color, green color लीफ का में क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि green color from white light reflected not absorbed, तो ग्रीन कलर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें नजर आ रहा है। अगर सपोज करें कि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो जाता तो हमें दिखता नहीं, वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी। तो ग्रीन लीव्स का ग्रीन कलर हमें क्यों दिखता है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है ना ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो हमें दिखता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेल है, किसका क्या काम करता है, किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का प्रेजेंट है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट, ये भी ऐसे मैंने डाल दिया। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट सोलर पैनल केमिकल, ये देखिए थोड़ा सा ये केमिस्ट्री है इसकी, बस ये ऐसे ही मैंने इसको डाल दिया, इसकी कोई वो ये नहीं है कि आपको बनाना पड़ेगा। ये भी मैं लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, सबको पता है। पहला स्टेज इसमें क्या है, पहला स्टेज ये है कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा फोटोसिंथेसिस का, स्टेज टू क्या होता है, स्टेज टू में जो है ना कैप्चर लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रोडक्ट है इसका।
तो लाइट कैप्चर हुई पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में ये कैप्चर लाइट को यूज किया गया क्या बनाने के लिए, शुगर, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक, अच्छा अब क्या है ये देखिए, यही चीज है ना, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ताकि आपको पिक्टोरियल समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन एग्जिट हो रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है वो एग्जिट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, अब ये जो हमारा प्लांट है, प्लांट और सिंपल एनिमल जो है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, वही इक्वेशन जो बार बार आपको दिया जा रहा है। इसको याद किएगा, अगर आप एग्जाम में नहीं जाइएगा और आज में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस में होते हैं, हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू लाइट फोटोसिंथेसिस हैज टू डिफरेंट फेजेस। फोटोसिंथेसिस का फेज में दो डिफरेंट फेजेस पे कंसिस्टेड होता है। एक होता है जिसमें लाइट की जरूरत होती है, लाइट के बगैर नहीं हो सकता, तो हम उसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और दूसरा फेज ऐसा होता है जिसमें लाइट की कतई कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम लाइट किसको कह रहे हैं, हम सनलाइट को कह रहे हैं। तो दो फेज होते हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड अनदर फेज इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आपको समझ में आ गया, देखिए ऐसा रिएक्शन है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो भी हो रहा है उसमें लाइट की अति कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई ना, आप लोग वैसे भी जीनियस है, आप लोग सिर्फ वर्ड देख के ही समझ रहे। अब चलते हैं इसकी डिटेल में कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या हो रहा है और उसमें क्या क्या हो रहा है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी। कौन सा लाइट एनर्जी, जो सोलर लाइट एनर्जी है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज यहाँ पे केमिकल एनर्जी है हमारी। मैंने आपको बताया था जितना भी फूड है, जिस किस्म का भी फूड है, वो केमिकल एनर्जी उसके अंदर होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कन्वर्जन हो रही है लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी। और क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है, टू बी यूज टू फ्यूल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लेकिन ये एटीपी किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ये एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसका भी इंतजाम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कर रहा है। किस तरह इंतजाम कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस करके, जो यूज होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। क्योंकि आपको याद है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में तो सनलाइट है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में नहीं है, तो उसको फ्यूल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको एटीपी से मिलेगी, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इसके लिए बना के रखा है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, ये एटीपी को यूज करेगा। कौन सा कहाँ से आया ये एटीपी इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पास, ये आया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। तो ये एटीपी को यूज करेगा सिंपल शुगर बनाने के लिए। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसके अलावा और क्या है भाई, तो इसको मिस, ना हम एटीपी को जरा सा बता देंगे आप? एटीपी आ रहे हैं इसी स्लाइड में आगे आ रहा है बहुत डिटेल में। ओके। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, अभी इसके बारे में आ रहा है डिटेल। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, ये लाइट रिएक्शन, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन है, सबसे पहली बात हमने पहले ही समझ ली थी, वर्ड को देख के हम समझ गए थे कि इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट है। ठीक, अच्छा ये कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में वो खास जगह जहाँ पे होता है ना, उसका नाम है थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स अगर आप लिख के आ गए ना, तो बस आप समझेंगे कोई वजह नहीं होगी हाईएस्ट मार्क्स लाने की। हाईएस्ट मार्क्स जो है ना जरूर आएगा, अगर क्लोरोप्लास्ट के अलावा आप थैलाकोइड्स भी लिख देंगे तो बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, आप जीनियस बच्चे। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट लिखने से भी मार्क्स मिलेंगे,
लेकिन एक होता है ना इम्प्रेशन जम गया, तो इम्प्रेशन जम जाएगा अगर आप थैलेपॉइड्स लिख देंगे तो। थैलेपॉइड्स ऑप्शनल है लिखना, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो आप समझेंगे आपके फुल मार्क्स तो आए, कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे जरूर इंशाल्लाह। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हमने पहले 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 के स्लाइड्स में देखा, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है। इस ऑर्गेनल में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी ट्रैप करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, अच्छा, अब ये एनर्जी जो इसने ट्रैप कर ली, अब इस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, एक्साइट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको एक्साइट कर रहा है, जैसे बैटरी एक्साइट करता है। अच्छा, तो ये जो एक्साइट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये किस काम आ रहा है, ये काम आ रहा है एक प्रोसेस रन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो किक्स इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल से, जो एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, ये ट्रैप किया सनलाइट लीफ ने, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के कहाँ गया, एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है भला, ये तो चेन से ही, वर्ड चेन से लग रहा है कि ये कोई एक सीरीज चल रही है। ये किसकी सीरीज है, प्रोटीन, प्रोटीन की सीरीज है। कहाँ पे, थैलेपॉइड मेम्ब्रेन। थैलेपॉइड मेम्ब्रेन कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में एक थैलेपॉइड मेम्ब्रेन है, जिसकी एक पूरी सीरीज है, जिसके अंदर प्रोटीन की पूरी सीरीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो उनको जो है ना एक्साइट करती है। कौन एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ से निकला, जब ग्रीन लीफ में लाइट एनर्जी ट्रैप की, तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अच्छा, अब क्या है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हमने लाइट रिएक्शन कहा है, अब ये एनर्जी लॉस्ट अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज ऑफ प्रोटॉन एंड थैलेपॉइड मेम्ब्रेन। तो ये जब एक एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, तो आपको पता है जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी का लॉस इन्वायरमेंट में होता है। तो वही जुमला लिखा हुआ है कि एनर्जी लॉस अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लॉस एनर्जी जो है, लॉस जो हो गया, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है रिचार्ज करने। किसको रिचार्ज करेगा, ये रिचार्ज करेगा, ये रिचार्ज करेगा एटीपी को। कहाँ से रिचार्ज करेगा, एटीपी से। रिचार्ज एटीपी फ्रॉम एटीपी, रिचार्ज करेगा एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी पैकेट्स है, ये रिचार्ज होगा तो एटीपी में कन्वर्ट होगा। और दूसरा क्या काम करेगा, ये एनर्जी जो निकला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, NADPH को जो है ना, उसको भी जो है ना रिचार्ज करेगा, और ये स्टोर करेगा एनर्जी अंतिम ट्रांसफर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ना, स्टोमेटा को कहेंगे, इसका प्लूरल है स्टोमा। इस स्टोमेटा क्या है, वो ओपनिंग है जो लीव्स के अंदर होती है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग, जो मैंने आपको क्लास में मिसाल दी थी, चने के अंदर होता है ना, जब तक भी हम चने को भिगोते हैं तो आप देखते पानी एब्सॉर्ब कर लेता है चना। तो ये स्टोमेटा जो है ना, वो ओपनिंग होती है, जैसे कि हमारे स्किन में भी है, लीव्स में, ये जहाँ पे रोआ है हमारा, वहाँ से पानी कैसे, पसीना कैसे आता है, वो ओपनिंग है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है। इसी तरह लीव्स के अंदर भी ओपनिंग होती है, जिससे कि गैसेस निकलेंगी, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो वो स्टोमा कहलाता है। ये क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किस रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। देखें, का प्रोसेस चल रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लेकिन ये NADPH का फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन जो बना है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। तो टोटल बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास लाइट रिएक्शन के नतीजे में होंगे, वो 3 होंगे। कौन कौन से 3 होंगे, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP, NADP हमने किसको कहा है, निकोटीन अमाइड एनिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन। ठीक, अच्छा, अब ये देखेंगे कि ये कैसी पिक्चर डाल दिया मैंने क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन ये मेम्ब्रेन है, ये जो है ना मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश की गई है। ये भी थायरोकाइड की पिक्चर है। ये देखेंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है।
अब ये देखें, ये भी फोटोसिंथेसिस है। अब हम हर स्टेप जो है ना वो देखेंगे कि जो एनर्जी लॉस हुआ वो कहाँ गया। अभी देखिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गया। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो हमने दूसरा नाम दिया, हमने कहा डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन है, इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे जरूरत थी। वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा था, यहाँ पे दूसरी साइकिल चल रही है और इस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन ने ये साइकिल बना के हमें बताई थी, तो इस वजह से उसके नाम पर हमने इसको कैल्विन साइकिल कहा। कैल्विन साइकिल है डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कैल्विन साइकिल में क्या हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कैल्विन साइकिल को। ये क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एटीपी और एनएडीपी को यूज करेगा फ्यूल के तौर पे, ताकि अपना डार्क रिएक्शन रन कर सके। आपको याद है एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ बने थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बने थे, तो वहां बने, लेकिन यूज कहाँ होंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ये बनाएगा क्या, ये ग्लूकोज बनाएगा। कहाँ से बनाएगा ग्लूकोज, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये देखिए उसका रिएक्शन है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं ना भाई, फोटोसिंथेसिस तो हम जान गए, सब कुछ जान गए फोटोसिंथेसिस के बारे में। अच्छा, अब कुछ इसके फैक्टर्स हैं जिस पर ये इफेक्ट करता है, यानी किन चीज़ों से इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस में। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी क्या है, लाइट ना। तो हम लाइट को देखें, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है कि इसकी पावर कैसी है। जैसे अभी भी सूरज निकला हुआ मिस इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें, डार्क रिएक्शन के बारे में। इंडिपेंडेंट में चले। ये देखें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट एनर्जी इसको नहीं चाहिए, इसको सनलाइट नहीं चाहिए। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस रन होता है, कैल्विन साइकिल रन होता है। लाइट रिएक्शन में कौन सी साइकिल चल रही थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा था। यहाँ पे क्या चल रहा है, कैल्विन साइकिल चल रहा है। कैल्विन साइकिल में हो क्या रहा है, कैल्विन साइकिल में जो है ना, कहाँ पे हो रहा है कैल्विन साइकिल, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पे, यानी जो ओपनिंग है क्लोरोप्लास्ट में, वहां पे हो रहा है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये एटीपी और एनएडी को, एनएडीपीएच जो बने थे कहाँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बना था एटीपी और एनएडीपीएच, उसको यूज करेगा और अब फ्यूल के तौर पे, फ्यूल के तौर पर रन करेगा, अपने प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। और इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल बना के एटीपी और एनएडीपीएच को, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इसको बना के लिया है। तो ये यूज करके क्या करेगा, इसको ये बनाएगा ग्लूकोज। कैसे बनाएगा ग्लूकोज, कहाँ से बनाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मेन रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाएगा अपने लिए ग्लूकोज। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट किन चीजों से होता है। तो पहले हम देख लें क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो जो चीजें जरूरी है उसी से इफेक्ट पड़ेगा ना। तो सबसे जरूरी क्या है, लाइट एनर्जी। तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस में। जैसे देखिए अभी भी धूप निकली हुई है, लेकिन इसकी शिद्दत वो है जो कि जून के महीने में या मई के महीने में होती, यकीनन नहीं है। देखिए अभी 12 के अराउंड टाइम हो रहा है, 12:35 हो रहे हैं। तो इस वक्त मई के महीने में आप सोचें कितनी शदीद शिद्दत होती है रोशनी में, धूप की रोशनी में। लेकिन अभी भी है सूरज निकला हुआ, लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। अगर उल्टी बात करें हम, तो लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट सनलाइट, तो सनलाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। ये ग्राफ है, ये लाजमी बनाना होगा। अगर आप गौर करें ना तो ग्राफ में कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी रखा है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखें, ये दिखा रहे लाइट इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। और आगे चल के ना आपने इसको यूनिफॉर्म कर दिया, यानी कि जाहिर है लाइट इंटेंसिटी भी तो एक हद तक चाहिए ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से एक्सीड करेगा, जैसे कि आप समझ लें 40 से ऊपर चला गया हमारा टेम्परेचर, तो फिर वहां पे फिर जो है ना ड्रॉप अप हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लाजमी है, सनलाइट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम फोटो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता रहेगा। देखें सबके बाई एक्सिस पे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखना है आपको, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वहां पे आपने क्या लिखा था, लाइट इंटेंसिटी लिखा था, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो देखिए अब आपने वही चीज बनाई है, वही ग्राफ बनाया है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड को भी ना आपने एक वक्त में आके ना इसको यूनिफॉर्म कर दिया, क्यों, क्योंकि जाहिर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट में चाहिए ना, लिमिट से एक्सीड करेगा तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्सीड करने की बात हम नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अगर जो है सनलाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। और ये वाली डायग्राम ग्राफ बना देंगे। अब तीसरी अहम चीज क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होगा फोटोसिंथेसिस भी लो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अब बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर हो, यानी जो वही मैंने बात की 40 से अबव हो जाए, 50 हो जाए, जैसे कुछ सिद्धि वगैरह में आप देखें 50 से भी एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे भी सब कुछ ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, ऐसे पहाड़ सा बना देना, आपके फुल मार्क्स पक्के। ये तो खैर मैंने ऐसे ही किया ना, मीन्स बताया। टेम्परेचर और इंटेंसिटी तो एक ही हो गया ना। हाँ, लेकिन जो इंटेंसिटी हम कहते हैं कि यूनिट एरिया पे कितना लाइट फॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। टेम्परेचर मैं कहूँगी ना, टेम्परेचर का मतलब है कि पूरा, जैसे मैं कहूँ इस क्लासरूम का टेम्परेचर क्या है, तो पूरा जो कवर्ड एरिया है क्लासरूम का उसका टेम्परेचर क्या है। लेकिन अगर सपोज करें मेरा डाइस है और डाइस के नीचे लाइट है, डाइस के ऊपर लाइट है, तो मेरे डाइस पे ना फुल इंटेंसिटी पे लाइट आएगी। लेकिन अगर आप इस क्लास में बैठे हुए, आप ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पे लाइट नहीं आ रही, तो आपको लाइट की इंटेंसिटी कम मिलेगी और मुझे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप डिफिनेशन देखें ना तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया कितना लाइट एनर्जी फॉल हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको? मैं दोबारा बताऊं, देखिए यस मैम, समझ में आ गया। लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। जैसे इस क्लासरूम में आप कहीं ऐसे बैठ गए हो जहाँ पे रोशनी, जो छत पे बल्ब लगा हुआ है, वो रोशनी आप तक नहीं आ रही, कम आ रही है, हल्की आ रही है। और मेरा डाइस ऐसी जगह पे है जिससे पूरा बल्ब जो है ना पूरा रोशन हो रहा है, मैं फाइल खोल रही हूँ तो पूरी रोशनी उस पर आ रही है और आप पे हल्की आ रही है, तो वो इंटेंसिटी है। आ गई बात समझ में? और टेम्परेचर ये है कि इस रूम का जो भी टेम्परेचर होगा, जो मेरे लिए होगा, चाहे मैं डाइस पे खड़ी हूँ, चाहे मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, या चाहे आप क्लास के एक अलग कोने में आपको बैठने की जगह मिली हुई, आपको टेम्परेचर वही मिलेगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। ये समझ में आया? यस मैम, क्लियर हो गया। बस, तो लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर कहने को इनमें ताल्लुक है लेकिन ये सेम नहीं है। चले, ये यहाँ पे ये चीज तो खत्म हो गई। अब हम दूसरी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रेजेंटेशन में हम चलते हैं तो हम आएंगे।
सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब समझ में आ रहा हो ना सेलुलर रेस्पिरेशन क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल कैसे रेस्पायर करते हैं। हाउ डू आवर बॉडी मेक्स एटीपी एनर्जी, एनर्जी एटीपी जो है ना हमारा इसमें डिफिनेशन आ जाएगी। एटीपी एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। ये एनर्जी पैकेट्स एनर्जी कैसे दे रहे हैं हमें, आज हम ये सही से देखेंगे। अब हम ना रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन लंग्स की नहीं पढ़ रहे हैं। जो आपने ना समझे मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊंगी, नहीं लंग्स के बारे में नहीं, सेल की रेस्पिरेशन। एक सेल हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये देखें इसमें इंगेजमेंट कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। एटीपी, एटीपी इसको गन भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी शूट करता है। गन में क्या होता है, शूट होता है ना बुलेट। तो ये एटीपी में क्या क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में एक चीज नहीं है, एडिनोसिन है, फॉस्फेट है ना। देखिए एडिनोसिन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या क्या है, एडिनोसिन है, फिर क्या है राइबोज शुगर है, और क्या है 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में क्या क्या मौजूद है, एडिनोसिन मौजूद है, राइबोज शुगर मौजूद है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल मौजूद है। लेकिन फॉस्फेट जो है ना एक नहीं है 3 है, राइबोज एक है, एडिनोसिन भी एक है, लेकिन फॉस्फेट कितने हैं, 3 है। ये डायग्राम में ऐसे बनाए हैं ताकि मैं इससे आपको समझ में आ जाए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड बना है 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अच्छा ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल देखें, ये डायग्राम में समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि एटीपी आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी पैकेट है। अब एनर्जी पैकेट जो है ना वो क्या है, जैसे मैंने एक सेल दिखाया और एक बर्गर दिखाया आपको, ये केएफसी का बर्गर है। तो ये देखिए ये बैटरी जो है ना इसके अंदर एनर्जी है, इसको आप चार्ज करते हैं ना। बैटरी अगर आपने टीवी के रिमोट में लगाया, एसी के रिमोट में लगाया तो आपका चार्ज हो गया। अब आप एसी में लगाएंगे तो एसी चल पड़ा, टीवी में लगाया टीवी चल पड़ा, लाइटली आपने बर्गर खाया तो आपने फूड खाया, फूड खाया तो आप भी रिचार्ज हो गए, आपके अंदर भी एनर्जी आ गई। भला कौन सी एनर्जी आई, केमिकल एनर्जी आई। कोई भी फूड होना, ये बात याद रखनी।